Assalamu alaikum dear students and welcome back. In previous lecture we have discussed about wet balance, and in this lecture we will cover centrifuge and centrifugation process. So starting with the content, we will discuss introduction and principles, components of centrifuge and types of centrifuge, and its uses, and how to operate and how to maintain a well centrifuge. Okay. So let's begin with the centrifuge. What is centrifuge? Centrifuge क्या है? A centrifuge is a device that accelerates gravitational separation of a substance that differ significantly in their masses. ठीक है? Centrifugation basically क्या करती है? ये ग्रेविटेशनल सेपरेशन करती है ऑफ दी सब्सटेंसेस. ठीक है? कौन से सब्सटेंसेस? जो आपके रिक्वायर्ड हो, जो आपके सैंपल में प्रेजेंट हो, जो आपके केमिकल सोल्यूशन में इसमें प्रेजेंट हो. ठीक है? तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ मासेस सेपरेट करती है. ठीक है? देयर आर टू सेंट्रीफ्यूगेशन कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है? तो इसके बेसिकली टू टाइप्स आते हैं. ठीक है? जो एक फ्लोर मॉडल है और एक टेबल टॉप मॉडल है. ठीक है? फ्लोर मॉडल इसको हम फ्लोर पे ही रखते हैं. ठीक है? इसलिए इसको फ्लोर मॉडल कहते हैं. ये चूंकि साइज में बड़े होते हैं. ठीक है? और थोड़े लंबे भी होते हैं, तो इस वजह से एक एक वॉशिंग मशीन की तरह हम इसको फ्लोर पे रखते हैं. और टेबल टॉप हम इसको टेबल पे वर्किंग बेंच पे हम रख सकते हैं. ठीक है? छोटे होते हैं चूंकि साइज में, तो इस वजह से इसको टेबल टॉप कहते हैं. द डिफरेंसेस बिटवीन द टू इज बेसिकली वन ऑफ कैपेसिटी. ठीक है? तो इनकी जो बेसिक डिफरेंसेस है वो इसकी कैपेसिटी के बेस पर हैं. अगर हम फ्लोर मॉडल की बात करें तो फ्लोर मॉडल ये फ्लोर पे हमने रखे होते हैं और साइज में बड़े होते हैं, इसलिए हमने फ्लोर पे ही रखे होते हैं. ठीक है? क्योंकि जो अगर आप सोच लें, अगर आप अज्यूम करें कि वॉशिंग मशीन का साइज का एक सेंट्रीफ्यूज है आपके साथ. ठीक है? अब आप इसको एक टेबल पे रखते हैं, तो हाउ इट विल लुक लाइक. ठीक है? तो एक बुरा लगेगा ना, और एक आप इसकी मतलब यूज़ करने में भी आसानी नहीं होगी और ठीक नहीं होगा इस तरह. तो अगर हम टेबल टॉप की बात करें तो छोटे होते हैं. ठीक है? अगर आप उसको फ्लोर पे रखते हैं तो आपको यूज़ करने में फिर मसला होगा. ठीक है? तो इसको आपने लाजिमन फिर टेबल पे रखनी होती है, वर्किंग बेंच पे रखनी होती है. ठीक है? जहाँ पर आपको आसानी हो वहाँ पर रखना होता है. ठीक है? तो बेसिकली इनके जो डिफरेंसेस है ये कैपेसिटी के बेस पर हैं. फ्लोर मॉडल है ये बड़े होते हैं साइज़ में, फ्लोर पे रखते हैं, इससे बड़े होते हैं, और इसमें हम सैम्पल्स या सैम्पल्स की वॉल्यूम हम हायर अमाउंट पे रखते हैं. ठीक है? और इसमें बड़े बड़े सैम्पल जिस तरह ब्लड बैग्स हैं. ठीक है? या कोई बड़े वॉल्यूम की बॉटल हैं, अगर वो हम इसमें सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं. और टेबल टॉप में हम जिस तरह 5 ml के हमारी ट्यूब्स होते हैं. ठीक है? इसमें हम सीरम प्लाज्मा जो रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो इसमें सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं. इसके बाद दियर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल आर द सेम. ठीक है? तो जो डिफरेंस है वो इसकी कैपेसिटी पे हैं, और बाकी इसकी जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे टेबल टॉप और फ्लोर मॉडल काम करते हैं, वो दोनों एक ही प्रिंसिपल होता है. ठीक है? दोनों ही सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है. ठीक है? दोनों पे ही. तो ये आप देख लें, थर्मोफिशर कंपनी का एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है. ठीक है? एक बड़े साइज़ का है, एक फ्लोर मॉडल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है. ठीक है? और इसमें हम बड़े वॉल्यूम के सैंपल्स रखते हैं. ठीक है? क्योंकि साइज़ में बड़ा है तो इसलिए बड़े चीज़ से बड़े काम कर सकते हैं. और ये छोटे हैं, साइज़ में छोटे हैं. ठीक है? और इसके जो अंदर का सिस्टम है, अंदर रूटर लगा हुआ है, अंदर जो ट्यूब्स के जगह हैं. ठीक है? और जो बकेट्स हैं वो भी छोटे होते हैं, और इसमें हम बमुश्किल 10-15 सैंपल्स रख सकते हैं, और इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं और अपनी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है? इसके प्रिंसिपल क्या हैं? द सेंट्रीफ्यूज इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, where the acceleration at centripetal force causes denser substances to separate out along the radial direction at the bottom of the tube. ठीक है? इसमें क्या होता है बेसिकली,
बेसिकली होता ये है कि जो डेंसर सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे ही इसको हम सैंपल्स को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हम शुरू करते हैं, तो इस पर दो किस्म के फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं। एक वो फोर्स जो एक ट्यूब एक खास रेडियस के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक खास सेंटर, एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द सैंपल्स का घूमना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सतह ज़मीन पर जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रेविटी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा, सर ने पढ़ा है, ठीक है, हम सबको पता भी होगा कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि जो हमारी सब्सटेंसेस हैं वो जो हायर वेट के सब्सटेंसेस होगी वो नीचे की तरफ आएगी, और जो लोअर सब्सटेंसेस होगी वो जो हायर सब्सटेंसेस के ऊपर वाली सतह होगी उस पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली डेंसर सब्सटेंसेस सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो जो डेंसर सब्सटेंसेस होंगे वो रेडियल डायरेक्शन की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉटम में चले जाएंगे, और जो लोअर वेट के लोअर मास के सब्सटेंसेस होंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे। इन अ सॉल्यूशन particles whose density is higher than that of the solvent sink, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं सैंपल में, ठीक है, हमारी कोई एनालाइट है, कोई पार्टिकल है, या कोई केमिकल सब्सटेंस है, या वट एवर है जो भी है, ठीक है, तो अगर उसकी डेंसिटी हाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे बैठ जाएगी, सेडिमेंट्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, ठीक है। एंड पार्टिकल्स दैट आर लाइटर देन इट फ्लोट ऑन टू द टॉप, ठीक है। और अगर वो वाले पार्टिकल्स जिनकी मास कम है, ठीक है, लोअर मास के हैं, लोअर वेट के हैं, वो क्या करेंगे, वो ऊपर जो पोर्शन रहेगी उसमें फ्लोट करेंगे, ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन डेंसिटी द फास्टर दे मूव। तो डेंसिटी में अगर ज़्यादा डिफरेंस हो दोनों सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल सीरम के हम रेड सेल्स और सीरम की कंपैरिजन हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर इनमें ज़्यादा डिफरेंस हो इनकी जो डेंसिटी है, तो जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी उतनी जल्दी ये सेपरेट होंगे एक दूसरे से, और उतनी जल्दी ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के इर्द गिर्द आपके सैंपल्स जो केमिकल्स या जो भी हो वो रोटेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। और एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे ट्यूब रखा होता, ये दोनों जो ब्लैक डॉट्स हैं, अगर हमने यहाँ ट्यूब रखा होता, ठीक है, तो वो सीधा चलता, यहाँ पर मतलब इस डायरेक्शन में नहीं घूमता और सीधा चलता, और ये वाली डायरेक्शन इख्तियार नहीं करता। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इसी डायरेक्शन, एक खास रेडियस, एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द जो हमारे रिक्वायर्ड सैंपल्स हैं, हमारे जो सैंपल होते हैं, ठीक है, वो घूमते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सेंट्रीफ्यूज कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स: रोटर और सेंट्रीफ्यूज हेड, ठीक है, एक रोटर लगा होता है इसमें। तो रोटर वो वाला पोर्शन होता है सेंट्रीफ्यूज में जो रोटेट करता है, ठीक है, जिसमें हम सैंपल रखते हैं और वो रोटेट करता है। एक ड्राइव शेफ्ट होता है, ठीक है, जो कि अंदर जो मोटर लगी होती है, जो घूमने में हेल्प करती है, वो रोटर के साथ अटैच होती है, ठीक है। यही मोटर और ड्राइव शेफ्ट अटैच होते हैं और इसके थ्रू ये घूमते हैं, ठीक है। और हैंगिंग बकेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने मतलूबा सैंपल्स या केमिकल्स रखने होते हैं, ठीक है। पावर स्विच, ठीक है, पावर स्विच होती है, टाइमर होता है, इसके थ्रू हम टाइमिंग फिक्स करते हैं कि मुझे कितने रिक्वायर्ड जो टाइम है सर्टिफिकेशन का, हम वो सेट कर सकते हैं इसमें इसके थ्रू। और स्पीड या ग्रेविटी कंट्रोल, और स्पीड के लिए भी एक मशीन होता है, ठीक है, स्पीड मीटर होता है। टेकोमीटर क्या करता है? ये एक ऐसा मीटर है जो कि आपकी स्पीड को काउंट करता है। जो रोटेशन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन में, वो रोटेशन एक्चुअली टेकोमीटर काउंट करती है कि कितनी स्पीड है, ठीक है। तो ये गाड़ियों में भी लगी होती है, ठीक है।
और इसमें ब्रेक भी हैं, मतलब ये एक गाड़ी टाइप का है, इसमें सारे कंपोनेंट देखे तो आप लोग देखेंगे कि तो गाड़ी है, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या करती है, ब्रेकिंग सिस्टम आपकी टाइम को बचाती है। इसमें अगर ब्रेकिंग सिस्टम हो तो जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगेशन को स्टॉप करेंगे तो फिर क्या होगा, यही ब्रेक काम करना शुरू कर जाएगा और आपकी जो रोटर है उसको स्टॉप करने में हेल्प करेगी। अगर ये ब्रेकिंग सिस्टम ना हो तो जिस तरह अगर आप लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी की एग्जांपल लें, मोटरसाइकिल अगर आप स्पीड में चला रहे हैं, ठीक है, और इसमें ब्रेक ना हो तो ये फिर तो ये तब मतलब रुकेगा जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाया होगा, मतलब आप इसके रोकने का इंतज़ार करेंगे फिर, ठीक है। तो ये एक खासी लंबी एरिया क्लियर क्रॉस करेगी तो तब कहीं जाकर रुक जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकिंग सिस्टम हो तो आप अपनी मतलूबा डेस्टिनेशन को ब्रेक लगा के मतलब जल्दी वहाँ रोक सकते हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी बच सकता है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन में जो हमारी एक्चुअल ब्रेकिंग सिस्टम का फ़ायदा है वो आपकी टाइम बचाना है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेशन हो रही है और हाई स्पीड में 4000 आरपीएम में या 10000 आरपीएम में सर्टिफिकेशन हो रही है और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम ना हो तो ये तो कई मिनट्स लेगा स्टॉप करने में, ठीक है। तो इस टाइम को बचाने के लिए इसमें ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है जो कि विद इन सेकेंड्स आपका सेंट्रीफ्यूज स्टॉप हो जाता है और आप इससे फिर सैंपल निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें 4 नंबर पे है प्रोटेक्टिव शील्ड्स टू मिनिमाइज एयरोसॉल्स, ठीक है। इसमें प्रोटेक्टिव शील्ड्स होता है, ठीक है, या लिड होता है। जब हम अपने सैंपल्स रखते हैं सेंट्रीफ्यूज में तो फिर क्या होता है, हम प्रोटेक्टिव शील्ड को बंद कर देते हैं और तब ही जाके हम सेंट्रीफ्यूज को ऑन कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है या लिड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इसके थ्रू एरोसोल या ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि जो सैंपल्स है उसमें हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, और फ्लूइड हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड में घूम रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो इससे एरोसोल और ड्रॉपलेट्स के अराइज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से लिड का एक तो ये भी है कि आपके सैंपल्स तो मतलब कैप्ड होंगे। तो से फॉर एग्जांपल उसका कैप से हट गया या सैंपल टूट गया, ठीक है, और सैंपल एक हाई डेंजरस कंटेंट्स का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड वायरस का है या इन्फ्लुएंजा वायरस या किसी और सैंपल का किसी और नेचर का सैंपल है जो कि डेंजरस है, या कोई केमिकल है जिसके लीक होने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से ये प्रोटेक्टिव शील्ड ज़रूरी होती है। अगर कोई सैंपल टूटे या हेड भी खुला हो या उसका कैप खुला हो या सैंपल लीक हो या कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, तो वो एरोसोल उसके अंदर ही रहें और बाहर ना आए, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्टिव शील्ड इस तरह हेल्प करती हैं। और बाज़ आजकल जो मॉडर्न टाइप के जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो आते हैं, उसमें इस तरह सिस्टम होती है कि जब तक आप सेंट्रीफ्यूज के लिड बंद ना करें, उसकी शील्ड बंद ना करें प्रोटेक्टिव शील्ड, तो ये स्टार्ट ही नहीं होता, वो फंक्शन ही नहीं करता। तो जब आप इसकी लिड को बंद करते हैं तो तभी जाके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और इसके बाद सेफ्टी लॉक होता है, ठीक है, और इस तरह प्रोटेक्टिव शील्ड और सेफ्टी लॉक अटैच होते हैं। और जब तक आप सेफ्टी लॉक और प्रोटेक्टिव शील्ड बंद नहीं करते तो ये सेंट्रीफ्यूज फिर काम नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास खुदा न ख्वास्ता प्रोटेक्टिव टूटा हुआ है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड उसका टूटा हुआ है या इसमें सेफ्टी लॉकिंग सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, तो आपने जल्द से जल्द ही इसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। और इस तरह आपने ख़ुद को रिस्क में नहीं डालना होता है। अगर आप HIV के या HCV के वगैरह के सैंपल जिस पे प्रोसेस करते हैं और एक रूटीन लैब में करते हैं, ठीक है, तो चूँकि जो सेंट्रीफ्यूज है वो तो हर एक लैब की एक बहुत ही फंडामेंटल नीड है, ठीक है, क्योंकि अगर हम उसमें रूटीन लेवल का काम करते हैं, कोई हायर लेवल का भी नहीं, रूटीन लेवल की टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरह शुगर और लिपिड प्रोफाइल्स वगैरह वगैरह, CPT, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब करते हैं, और आपके पास ये नहीं है तो फिर आप रेड सेल से प्लाज्मा या सीरम आइसोलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, कर सकते हैं लेकिन वो एक नॉन रिकमेंडेड टेक्निक है। जिस तरह अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एक ट्यूब को रखते हैं, ठीक है, और ट्यूब को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नहीं होता लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी होता है, क्योंकि इसमें जो रेड सेल होते हैं वो हायर मास के होते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं एक लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब 2 आवर्स बाद, 3 आवर्स बाद, या इस तरह, मतलब लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है।
और इसमें भी फिर आपको आप श्योरली ये नहीं कह सकते कि आपकी जो सीरम या प्लाज्मा है वो सेल्स फ्री है, वो भी फिर आप मतलब श्योरली नहीं कह सकते। तो इसलिए ये सब आपके साथ ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आजकल जो मॉडर्न आते हैं सेंट्रीफ्यूज, उसमें बहुत ही ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो यूज़र हैं उसको फैसिलिटेट करें, उनको सेफ्टी दें, ठीक है। तो ये देख ले, एक टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज है, इसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक लिड लॉक है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको बंद करते हैं ये खुद ही लॉक हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद ही आप जाके इसको रन कर सकते हैं। और ये इनसाइड दी चेम्बर आप देख सकते हैं कि इसमें बकेट्स है, रूटर्स हैं, ठीक है। इनमें इस तरह होते हैं कि इसका ये एक एडवांस टाइप का चूँकि सेंट्रीफ्यूज है, तो इसमें एक 4 बकेट्स हैं, और हर एक बकेट्स में आप बहुत सैंपल रख सकते हैं। तो ये जब ऐसे लैब्स में यूज़ होता है मोस्टली जिसमें हायर वर्कलोड हो, उसमें आप बहुत से सैंपल रन कर सकते हैं फिर। और सेंट्रीफ्यूगेशन जब आपने करनी होती है तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम होता है, आपने जो एक रूटर ये है और इसका जो दूसरा सामने वाला रूटर है, आपने इन दोनों में बैलेंस वज़न रखनी होती है, ठीक है। बैलेंस वज़न रखनी होती है ताकि ये जो हाई स्पीड में घूमे तो फिर इसमें जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें डिस्ट्रप्शन ना हो। अगर ये इम्बैलेंस है तो फिर क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं, तो फिर आपके जो सैंपल्स हैं, जो ट्यूब है जो कि ग्लास के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उनके टूटने के चांसेस होते हैं, और इस तरह आपका सैंपल ज़ाया हो सकता है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आपने इसको बैलेंस करना है, बैलेंस किस तरह करना है, आपने 5 सैंपल यहाँ पे रखने हैं या 1 सैंपल या 10 सैंपल, तो जितने सैंपल आप यहाँ पे रख रहे हैं, जिस पोजीशन पे रख रहे हैं, तो आप इसी पोजीशन दूसरे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूटर है, बकेट है, उसमें ही आपने उतने ही सैंपल उतनी ही वॉल्यूम के और उसी ही पोजीशन पे आपने सैंपल रखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस करना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ आप अगर आपके पास एक ही सैंपल आए हैं या फॉर एग्जांपल 3 सैंपल्स आए हैं, ठीक है, और आपके पास बैलेंस करने के लिए कुछ है नहीं, अगर एक सैंपल आया है से फॉर एग्जांपल, तो आप अब क्या करेंगे, मतलब बैलेंस के लिए, तो आप एक अलग सा ट्यूब लेंगे, उसमें वाटर उतनी ही अमाउंट का फिल करेंगे जितनी ही अमाउंट का आपकी सैंपल है, ठीक है। तो आप मतलब किसी भी तरह आपने इसको बैलेंस रखना है, ठीक है। और एक आपने ये भी वो ख्याल रखनी होती है कि बास ट्यूब्स प्लास्टिक के होते हैं और बास ट्यूब ग्लास के होते हैं। तो ग्लास के जो होते हैं वो हेवियर होते हैं, और जो प्लास्टिक के होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं। तो आपने ग्लास वाली ट्यूब को ग्लास वाली ट्यूब के साथ बैलेंस करना होता है, और प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक वाले के साथ। हाँ, आप मतलब फिर अपने उससे कर सकते हैं कि अगर ग्लास का ट्यूब है तो वो थोड़ा हेवियर है, तो आप जो कॉरिस्पॉन्डिंग ट्यूब रख रहे हैं और वो प्लास्टिक का है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि थोड़ी वाटर की वॉल्यूम या उसकी वो वॉल्यूम उसको थोड़ा हाई रखें ताकि ये बैलेंस हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, फिर आप मतलब जिस तरह भी बैलेंस कर सकते हैं तो वो आप उस हिसाब से करें फिर, ठीक है। और ये देखें, इसके बाद इसके डिस्प्ले हैं यहाँ पर, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, स्टॉप और स्टार्ट बटन हैं। इसमें हम अच्छा जी, चूँकि मैंने पहले बताया कि एक एडवांस टाइप का सेंट्रीफ्यूज है, तो इसमें आप 10 काइंड्स ऑफ प्रोग्राम फॉर योर चॉइस, ठीक है, आप सेव कर सकते हैं इसमें 10 काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। तो 10 किस्म के आप प्रोग्राम किस तरह कर सकते हैं, कि इसका फ़ायदा क्या है। से फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम नंबर 10 लिया, ठीक है, आपने ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपने सेव करने होते हैं इसमें, जिस तरह हम कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई चीज़ मतलब इसमें चेंजेस करके सेव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन बटन्स के थ्रू, यहाँ पर जो बटन्स है इसके थ्रू हम सेटिंग में चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सेट कर दिया कि 5 मिनट के लिए 4000 RPM सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, तो ये आपका प्रोग्राम नंबर 10 हो गया। प्रोग्राम नंबर 1 आपने या 9 या वटेवर आपने लिया है, उसमें आपने 2 मिनट्स की 2 मिनट्स टाइमिंग कर दी है, और 2 मिनट्स की 2000 RPM की आपने सर्टिफिकेशन फोर्स स्पीड रखनी है, ठीक है। तो फिर अगर आपने एग्जांपल लिया और इसके लिए आपको चाहिए 2 मिनट सर्टिफिकेशन एट 2000 RPM, तो आप डायरेक्टली जाके उसी प्रोग्राम नंबर पे जाएंगे जो आपने सेट की होगी, जो इसी प्रोग्रामिंग के लिए
आप उसको डायरेक्टली क्लिक करें और डायरेक्टली आपने रन करना होता है। आपने बार बार सेटिंग नहीं करनी होती कि आपने 2000 आरपीएम का 2 मिनट के लिए फिर सेट किया और फिर सेट किया, ये बार बार रिपीटिशन नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। और इस तरह ये यहाँ पर आपको स्पीड डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, कि ये 4000 आरपीएम पे अभी सेट है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले चेंज हो जाएगी और डिस्प्ले वो वाली डिस्प्ले आ जाएगी जो कि ऑन ऑफ के ऑप्शंस इस पे आएंगे, ठीक है। तो फिर आप उस अकॉर्डिंगली फिर इसको स्टार्ट करेंगे। इसके यूजेस क्या है? इट सेपरेट्स पार्टिकुलेट मटेरियल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन इन विच दे आर सस्पेंडेड, ठीक है। ये इसके जो मेन यूज है, ठीक है, वो पार्टिकुलेट मटेरियल्स को आइसोलेट करेगी आपकी सस्पेंडेड जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उससे। तो जो पार्टिकल्स जो मटेरियल्स जो आपके सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है उसको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास एंड वेट उसको आइसोलेट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल removing cellular elements from blood to provide cell-free plasma or serum from for analysis, ठीक है। आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, होल ब्लड का सैंपल लिया रूटीन एनालिसिस के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप इसके दो पोर्शंस फिर देख सकेंगे। एक होगी सेलुलर पोर्शन, ठीक है, जिसमें नीचे रेड सेल होंगे और कुछ वाइट सेल्स ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं। और एक होगी प्लाज्मा, ठीक है, जो कि इसकी वेट, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो वेट होगी, जो मास होगी, वो लोअर होगी। तो इस वजह से वो ऊपर होंगी, ऊपर रह जाएगी आपकी प्लाज्मा की पोर्शन। और जो रेड सेल होंगे, चूंकि रेड सेल की जो वेट है, जो मास है, वो हायर है, वो डेंसर है, ठीक है। तो इस वजह से फिर रेड सेल नीचे बैठ जाएंगे। और फिर आपको अगर रेड सेल चाहिए तो फिर आप इससे रेड सेल ले सकते हैं। और अगर आपको प्लाज्मा चाहिए रूटीन एनालिसिस के लिए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, टीजी वगैरह वगैरह के लिए, तो आप इससे फिर प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और केमिकल एनालिसिस, ठीक है। आप इसको इससे अपनी हिसाब से कंसंट्रेटेड सेलुलर एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक यूरिन एनालिसिस जब हम करते हैं, ठीक है, यूरिन एनालिसिस में हम एक ट्यूब में 5 ml यूरिन लेते हैं और इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्योंकि 5 ml यूरिन में जो हमारे पास सस्पेंडेड सेल्स या वो जो सब्सटेंसेस होंगे वो एक मतलब लोअर उसमें होंगे, लोअर कंसंट्रेशन में होंगे। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकुलेट मटेरियल है, जो पार्टिकल्स हैं, जो सेल्स हैं, जो हायर वेट के होंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो हमारी सेल्स वगैरह जो हैं वो कंपेरेटिवली टू वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस वो हायर वेट के हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली सेडिमेंटेशन की शक्ल इख्तियार करेंगे और नीचे बैठेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उससे जो बाकी यूरिन होता है, हम उसको जो सुपरनेटेंट होता है, सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड करते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम डिस्कार्ड करते हैं और सिर्फ सेडिमेंट्स को हम फिर माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। और उसी सेडिमेंट में फिर हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिस तरह यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह वगैरह, वो सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसको हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ केमिकली प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन फ्रॉम अ एनालिटिकल स्पेसिमेन, ठीक है। एक एनालिटिकल स्पेसिमेन से एग्जांपल से हम प्रोटीन्स प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स भी हम इसके थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले वाला जो पोर्शन हमने पढ़ा उसमें हमने पार्टिकुलेट मटेरियल्स को आइसोलेट करना था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक ही सोल्यूशन के टू लिक्विड फेजेस को हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूट्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड फ्रॉम एक्वस टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास डीएनए होगी, प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, वो अलग अलग लिक्विड फेजेस में होते हैं, ठीक है। डीएनए आपके पास एक बस जो पोर्शन होगी उसमें पाई जाएगी, ठीक है। और जो प्रोटीन्स वगैरह जो अदर कंपोनेंट्स होंगे वो आपके पास ऑर्गेनिक जो फेज होगी, ठीक है, ऑर्गेनिक जो पोर्शन होगी उसमें होगी। तो आप इसको सेंट्रीफ्यूज करके एक हायर स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करके
इससे जो एक सोल्यूशन है और ऑर्गेनिक फेज है, ठीक है, उसको आप आइसोलेट करके आप अपनी डीएनए या वगैरह वगैरह उससे ले सकते हैं और फिर इसको फर्दर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग लिपिड कंपोनेंट्स, इसके थ्रू आप लिपिड कंपोनेंट्स भी इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ यूजेस थे, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये हमने डिस्कस कर दिया। अब आगे इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। इसके मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज आर जनरली मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एक है हॉरिजॉन्टल हेड और स्विंगिंग बकेट टाइप, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप, इसके अपने नाम से ही देखें हॉरिजॉन्टल टाइप है, ठीक है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल, आप जब लेटे होते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, और जब आप खड़े होते हैं तो आप वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, ठीक है। नीचे से सपोर्ट दिया होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि फ्लोर के साथ ही बिल्कुल फ्लैट हो, ये इसको नीचे से सपोर्ट होता है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ये क्या करता है, और इसके जो बकेट्स होते हैं वो इससे लटक रहे होते हैं, ठीक है। स्विंगिंग बकेट्स होते हैं इसके, जिसमें हमने सैंपल्स रखने होते हैं। इट अलाउज द ट्यूब्स प्लेस्ड इन द कप्स ऑफ द रोटर, ठीक है। इसके रोटर्स में जो इसके स्विंगिंग बकेट्स हैं, उसमें हम ट्यूब्स या जो रिक्वायर्ड हमारी जो सैंपल है या कुछ भी है हम इसमें रखते हैं, ठीक है। टू अज्यूम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन when the rotor is in motion and the vertical position when it is in rest, ठीक है। जब हम इसी सेंट्रीफ्यूज को ऑन करते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे पास ऑन करने से पहले हमने सैंपल रखा होता है तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, प्लेन पोजीशन में होते हैं। और जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं और ये मोशन में उसकी मोशन शुरू हो जाती है, तो फिर इसके जो सैंपल होते हैं, जो बकेट्स होते हैं, वो वर्टिकल पोजीशन में चले जाते हैं, सॉरी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चले जाते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो फिर ऑन करने से पहले ये वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम इसको सेपरेट करते हैं। फिर इसकी मैं आगे आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा, इससे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा टाइप है फिक्स्ड एंगल और एंगल हेड, ठीक है। और दूसरा टाइप है, इसमें जो बकेट्स होते हैं और जो रूटर होता है वो फिक्स्ड होता है एक स्पेसिफिक एंगल में, ठीक है। और उसमें मूवमेंट नहीं होती। और जो हमने स्विंगिंग बकेट्स वाला पढ़ा, हॉरिजॉन्टल टाइप का जो पढ़ा हमने, उसमें जो बकेट्स होते हैं, जो रूटर होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। Tubes are held in a fixed position at angles from 25 to 40 to the vertical axis of rotation. तो इसके जो बकेट्स होते हैं या जो रूटर होता है वो 25 to 40 एंगल में फिक्स आते हैं, ठीक है। और उसमें फिर हम सैंपल रखते हैं। पार्टिकल्स आर ड्राइवन आउटवर्ड हॉरिजॉन्टली but strike the side of tubes so that the sediment packs against the side and bottom of the tube with the surface of the sediment parallel to the shaft of the centrifuge. तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम कोई सैंपल या कोई सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स या जो सैंपल हमने रखा होता है वो जब हम सेंट्रीफ्यूज को ऑन करते हैं तो वो जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आउटवर्ड जोर रखते हैं, ठीक है। वो आउटवर्ड की तरफ जाते हैं। और इस तरह जब ये आउटवर्ड जाते हैं और इस तरह इस पर ये जो साइड्स हैं वो साइड इसको रोकती है, और इस वजह से इसकी जो बॉटम और साइड वॉल होती है जो ट्यूब की, और इसके बीच में सेडिमेंट्स रह जाते हैं, और फिर उसी सेडिमेंट्स को फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा टाइप है एक्सियल टाइप। इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट दैट अलाउज द ट्यूब ऑफ ब्लड टू बी स्पन इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। ये एक अलग टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्टिकल पोजीशन में ही सैंपल्स को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स में जो आजकल लैब में यूज़ होते हैं मोस्टली, ठीक है,
वो फिक्स्ड एंगल या एंगल हेड वाले सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसी को हम यूज़ करते हैं और ये एक ख़ास एंगल में फिक्स्ड होते हैं और इस तरह हम अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब मैं आप लोगों की वो जो स्विंगिंग बकेट्स माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है उसकी पिक्चर दिखाता हूँ, ये देख लें, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए या व्हाटसोएवर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द सेंट्रीफ्यूज रोटर, ठीक है। ये देखिए ये पिलर है, ये सपोर्टिव पिलर है और ये एक सैंपल हमने इधर रखा हुआ है और एक सैंपल इधर रखा हुआ है। ये अब रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है। ये रेस्टिंग पोजीशन में है इसलिए ये वर्टिकल पोजीशन में है। जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो ये सैंपल्स वर्टिकल पोजीशन में, और जैसे ही ये घूमना शुरू हो गया, ठीक है, इसका रूटर घूमना शुरू हो गया तो ये वर्टिकल पोजीशन में आ गए, ठीक है। अब ये घूम रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये वर्टिकल पोजीशन में है। और आपकी जो रिक्वायर्ड सैंपल है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी यहाँ पर सेपरेटेड है, ठीक है। इसकी जो वेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये नीचे है, और इसकी फिर इससे थोड़ा कम है तो ये इससे भी ऊपर है, और फिर इससे जो और हल्के कंपोनेंट्स है और लाइटर मास के कंपोनेंट्स हैं वो उससे भी फिर ऊपर है, ठीक है। अब इसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। दे आर वेरी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज दैट यूजुअली यूज फिक्स्ड हेड रोटर्स, ठीक है। ये बहुत ही स्पीड वाले, हाई स्पीड वाले सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ठीक है। मोस्टली रिसर्च लैब में यूज होते हैं, मोस्टली यूज्ड इन दी सेपरेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। जो लिपोप्रोटीन्स है उनकी वेट बहुत ही कम होती है, ठीक है, या बहुत ही छोटे साइज के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एज कंसिडरेबल हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन, सो दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर, ठीक है। तो जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये मोस्टली रेफ्रिजरेटेड होते हैं। रेफ्रिजरेटेड किस तरह होते हैं, इसमें जो इसके साइड वाल होते हैं, जो अंदर का चैम्बर होता है सेंट्रीफ्यूज का, इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगी होती है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो हम इसके डिस्प्ले में ही टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं कि हमने अंदर कितनी टेम्परेचर रखनी है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड, टाइमिंग वगैरह ये सब भी हम सेट करते हैं। लेकिन इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही हायर स्पीड वाले हैं, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि हीट जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में घूमती है तो हीट जनरेशन के चांसेस होते हैं। और इस तरह आपकी जो रिक्वायर्ड सैंपल है या डीएनए है या आरएनए है या लिपोप्रोटीन्स है या व्हाटसोएवर जो पार्टिकल हैं, तो उसके डिग्रेड होने के, उसके ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से ये रेफ्रिजरेटेड होते हैं। अब इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स हैं सेंट्रीफ्यूज के, वो पढ़ते हैं, ठीक है। अम्यूनिफ्यूज और सीरोफ्यूज, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड इन इम्यूनोहेमेटोलॉजी, मोस्टली ये इम्यूनोहेमेटोलॉजी में यूज होते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज विद अ फिक्स्ड ट्यूब साइज हेड एंड फिक्स्ड स्पीड, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सेटिंग होती है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, ठीक है। एक फिक्स्ड साइज के ट्यूब होते हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जो स्पीड होती है वो इसमें फिक्स्ड होती है, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। जो पिछले हमने पढ़े उसमें हम चेंज कर सकते थे, ठीक है, कितनी हमने अपनी रिक्वायर्ड स्पीड को रखना होता है, रिक्वायर्ड टाइम हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें टाइमिंग नहीं होती और स्पीड फिक्स होती है। तो जैसे ही आप इसको, सिर्फ ऑन ऑफ बटन होता है इसमें, तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये बस ऑन रहता है जब तक आप इसको स्टॉप ना करें, ठीक है। और स्पीड भी वही ख़ास स्पीड होती है जो फॉर एग्जांपल 1000 आरपीएम है या 1500 या जिस स्पीड के साथ ये फिक्स्ड आई है कंपनी से, उसी स्पीड पे ही चलेगी, और जब तक तब तक चलेगी जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ब्लड बैंक फॉर स्पिनिंग डाउन द रेड सेल्स, ठीक है। ये मोस्टली जब हम खून टेस्ट या ब्लड बैंक में क्रॉस मैचिंग वगैरह करते हैं तो इसके लिए हमें जब आरबीसीज चाहिए होते हैं तो वो हम फिर इस अम्यूनिफ्यूज या सीरोफ्यूज को यूज़ करते हैं। ये जो आप लोग जब कभी लैब वगैरह, ब्लड बैंक वगैरह विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। ये स्पेशल टाइप इसलिए क्योंकि ये आम तौर पर हर जगह पर नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर आप रूटीन लैब में जाएंगे तो ये स्पेशल टाइप्स सेंट्रीफ्यूज आप लोगों को नहीं मिलेंगे उधर। दूसरी टाइप क्या है, साइटोस्पेन। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज हैविंग फिक्स्ड स्पीड
इन टाइम, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें पहले वाले जो हमने पढ़ा अम्यूनिफीज, उसमें टाइम फिक्स नहीं था, उसमें सिर्फ स्पीड फिक्स थी और टाइम उसमें अनफाइनाइट था, ठीक है। तो जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करते वो चलता रहता। लेकिन साइटोस्पिन में टाइम भी फिक्स्ड है और स्पीड भी फिक्स्ड है। इट इज प्रोवाइडेड स्पेशल डिवाइस इन द swinging head which allows the cells in fluid phase to settle down on a glass slide, ठीक है। अच्छा, ये इसमें इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये आपको ग्लास स्लाइड पे जो सेल्स हैं उनको सेटल डाउन करके देगा। बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स इज नॉट डिस्टर्बेड, इट इज़ यूज्ड फॉर साइटोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, अच्छा इनकी स्पीड जो है ना बहुत कम होती है और इससे फिर आप मतलब ये नहीं कह सकते कि इससे आपके जो सेल्स होते हैं या वो डिग्रेड हो सकते हैं या वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए इस वजह से ऐसी कोई इशू नहीं होती इसमें। और ये मोस्टली साइटोलॉजी में होते हैं, जब हम साइटोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, जिस तरह फ्लूइड्स के हम वो एनालिसिस करते हैं, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें यूज़ होते हैं फिर। हाँ, अब इसके कुछ 3 कॉमन यूजेज हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हम कितने उस पर करते हैं, 1500 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। जब हम यूरिन एनालिसिस करते हैं तो इसमें हम 1500 आरपीएम यूज़ करते हैं 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। जो घूमना होता है इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। घूमने में जब जिस तरह लोग कहते हैं, वो इंग्लिश का एक मुहावरा है, द वर्ल्ड इज इंग्लिश का एक सेंटेंस है कि द वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग, दुनिया घूम रही है। तो रिवॉल्विंग मीन्स घूमना, ठीक है। 1500 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स। और सेपरेशन ऑफ सीरम फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड, अगर हम आपके पास क्लॉटेड ब्लड है, आपने उससे सीरम एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, 1500 आरपीएम फॉर 15 मिनट्स आपने सेटिंग करनी होती है। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलीरिया फ्रॉम ब्लड, अगर आपको माइक्रोफिलीरिया एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होता है ब्लड से, अगर आपने माइक्रोफिलीरिया डिटेक्ट करनी है तो आपने 2000 आरपीएम फॉर 2 to 5 मिनट्स लेनी होती है, ठीक है। इसको आपने ऑपरेट किस तरह करना होता है, ओनली दोज टिप्स that are recommended by the manufacturer of the centrifuge should be used, ठीक है। आपने सिर्फ ओवर ट्यूब यूज़ करने हैं जो रिकमेंडेड होते हैं उस सेंट्रीफ्यूज के लिए। The tube should have a tapered bottom, particularly if the supernatant is to be removed। तो जो ट्यूब यूज़ करेंगे हम वो टेपर्ड बॉटम के होंगे, मींस तो इनका जो बॉटम होगा वो राउंड होना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर स्पेशली आपने उन कंडीशन में ये यूज़ करना है जब आपने सुपरनेटेंट रिमूव करना होता है, जिस तरह हम यूरिन एनालिसिस करते हैं उसने आपने सुपरनेटेंट रिमूव करना होता है और आपने सेडिमेंट्स होते हैं उनकी एनालिसिस करनी होती है। तो सेडिमेंट्स रिमूव हो जाएगी और ये बॉटम उनको सेव करने में और उधर ही रहेगी और डिस्कार्ड नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके पास टेपर्ड बॉटम ट्यूब्स हैं, ठीक है, राउंडेड बॉटम वाले ट्यूब्स हैं। द रोटर मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस, ठीक है, इसको प्रॉपरली बैलेंस करना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि इसको आपने बैलेंस करना होता है, चाहे अगर आपके पास सैंपल एक ही है तो आपने वाटर वाला कोई ट्यूब वाटर से फिल करके उससे बैलेंस करना होता है, लेकिन इसके बैलेंस में ख़राबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह ये आवाज़ भी करेगा और इसकी जो अलाइनमेंट है और ये जिस तरह मूव करता है उनके मूवमेंट उसके बैलेंस में भी फ़र्क आएगा जो रोटर है, ठीक है। और इस तरह इसके ख़राब होने के चांसेस भी हैं और आपका सैंपल भी ज़ाया हो सकता है अगर आपने इसको प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया है, और आपका सैंपल वेस्ट भी हो सकता है, ट्यूब टूट सकता है, ठीक है। तो ये चांसेस हो सकते हैं। द लिड शुड देन बी क्लोज्ड एंड लॉक्ड, ठीक है। इसके बाद आपने लिड को क्लोज करना होता है और लॉक करना होता है। रिक्वायर्ड टाइम फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन शुड बी एडजस्टेड विद द टाइमर नॉब, अपने टाइमर नॉब के थ्रू अपनी रिक्वायर्ड टाइमिंग एडजस्ट करनी होती है अगर ये फिक्स्ड टाइमिंग वाली सेंट्रीफ्यूज ना हो तब, ठीक है। लिड शुड नॉट बी ओपनड अंटिल रोटर हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगेशन फिनिश करते हैं, आपने स्टॉप का बटन दबाया हुआ है या ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई है, तो आपने डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूज को ओपन नहीं करना होता है। उसके अंदर से एक आवाज़ आएगी, घूमने वाली आवाज़, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप सेंट्रीफ्यूज की जो घूमने की स्पीड है, ठीक है, उसकी
आपको आवाज़ आएगी। तो जब तक वो आवाज़ ख़त्म नहीं होती, वो कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होता, वो वाइब्रेटिंग स्टॉप नहीं करता सेंट्रीफ्यूज, तो आपने तब तक इसको नहीं खोलना होता है, ठीक है। सो यू मस्ट शुड बी केयरफुल while using